अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 22वां लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए कौन सी 25 एहतियातें हैं। 25 प्रिकॉशंस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। स्कॉलर्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको 25 क्वालिटीज़ बताई थी, खसूसियात बताई थी क्वालिटेटिव रिसर्चर की, क्वांटिटेटिव रिसर्चर की, कि क्वांटिटेटिव रिसर्चर की कौन सी 25 खसूसियात हैं जो हर क्वांटिटेटिव रिसर्चर में होनी चाहिए। स्कॉलर्स, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो 25 प्रिकॉशंस आज हम आपको बता रहे हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सी 25 एहतियातें बरतनी चाहिए क्वांटिटेटिव रिसर्चर को। तो नंबर फर्स्ट है थ्योरी कम्स फर्स्ट। उसको ये देखना है इसके पहले थ्योरी होगी, कोई ना कोई लॉजिक पहले होगी जिसकी बेस के ऊपर वो आर्ग्यूमेंट अपना बिल्ड करेगा और उसको टेस्ट करेगा। फिर थ्योरी बेस्ड हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ये एहतियात हर सूरत क्वांटिटेटिव रिसर्चर को अपनानी है कि उसको थ्योरी बेस्ड हाइपोथेसिस बनाने हैं। हर हाइपोथेसिस में जो रिलेशनशिप वो या जो इम्पैक्ट वो दिखा रहा है, वो अगर काज एंड इफेक्ट है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई थ्योरी होगी। नंबर थर्ड, पॉसिबिलिटी फॉर रेप्लिकेबल फाइंडिंग। उसे ये पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी है कि रेप्लिकेबल फाइंडिंग पॉसिबल हो। नंबर फोर, परफेक्ट सैम्पलिंग टू जनरलाइज द रिजल्ट्स। उसे सैंपल ऐसा बनाना है कि जो रिजल्ट्स को जनरलाइज करने में हेल्पफुल हो, मददगार साबित हो। नंबर 5, टू सॉल्व व्हाट क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करने हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। हाउ वाले क्वेश्चन उसे सॉल्व नहीं करने, या एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन या डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन, उसे व्हाट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर 6, स्पीक वन ट्रूथ। उसे हमेशा एक ट्रुथ को फाइंड करके सामने रखना है। उसे कई रियलिटीज़ को हमारे सामने नहीं रखना, एक ही चीज़ पर मुश्तमिल कई तरह की रियलिटीज़ नहीं, एक चीज़ पर एक ही रियलिटी को सामने रखना है। नंबर 7, रिप्रेजेंट रिजल्ट्स थ्रू न्यूमेरिकल वैल्यूज़। उसे हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उसे अपने रिजल्ट्स को न्यूमेरिक वैल्यूज़ में वो जस्टिफाई करे। नंबर 8, देयर मस्ट बी लॉजिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट। क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक क्वांटिटेटिव रिसर्चर जो भी आर्गुमेंट दे रहा है उसके पीछे उसे लॉजिक, फैक्ट और फिगर्स के साथ बात करनी है। नंबर 9, देयर मस्ट बी ए रिसर्च बेस्ड स्ट्रक्चरलिज्म। तो रिसर्च बेस्ड स्ट्रक्चरलिज्म को उसे सामने रखना है ताकि वो एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल उसकी रिसर्च प्रोसेस को गाइड करे और रिसर्च फाइंडिंग में को ऑथेंटिकेट करे। फिर रिसर्चर इज़ आउटसाइडर। ये एहतियात उसको लाजमी करनी है कि उसको इन्फ्लुएंस नहीं करना रिसर्च प्रोसेस को, क्योंकि वो रिसर्च में एक एज ए आउटसाइडर का है, वो रिसर्च का पार्ट नहीं है। रिसर्च का पार्ट उसकी पॉपुलेशन है, उसका सैंपल है। नंबर 11, वैलिड एंड रिलायबल मेजरमेंट स्केल एंड इंस्ट्रूमेंट। उसे जिस स्केल के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है वो वैलिड हो और रिलायबल हो। नंबर 12, मीट स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड्स। जो भी वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहा है, रिजल्ट्स लगा रहा है, उसको चाहिए ये एहतियात करे कि तमाम स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड्स वो मीट कर रहा हो। रॉ डाटा सेफ्टी, जो डाटा उसने कलेक्ट किया है उसकी सेफ्टी वो करे, लोगों की प्राइवेसी का या डाटा की प्राइवेसी का ख्याल रखे, और इसके अलावा अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखे, या रिसर्च में जो और मज़ीद सेफ्टी उसको चाहिए उसका भी वो ख्याल रखे। नंबर 16, परफॉर्म ऑल रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट। जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो उसको सारे परफॉर्म करने चाहिए। ये नहीं है कि एक छोड़ के अगले पे चला गया, अगर अगले की वैल्यू सही आ गई तो जी वो तो पहले वाली की भी उसमें ऑटोमेटिकली मीट हो गई, ऐसे नहीं है। उसको अगर CFA लगाना है और CFA में ये ज़रूरी है कि उसको डाटा स्क्रीनिंग या डाटा नॉर्मेलिटी को चेक करके जाए, तो वो डाटा नॉर्मेलिटी को चेक करके आगे जाए ताकि CFA के रिजल्ट्स उसके हो सकता है किसी और वजह से ऑटोमेटिकली सही आ रहे हो, और वो जो प्रॉब्लम अभी भी डाटा में हो जो कि डाटा नॉर्मेलिटी में दूर होनी थी, वो डाटा नॉर्मेलिटी के टेस्ट पहले पूरे करे। इसी तरह नंबर 17, ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। जो स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स उसके सामने आए हैं उसकी इंटरप्रिटेशन सही करे।
reduce complexity. नंबर 19 अंडरस्टैंडेबल फॉर कॉमन मैन. अब जो उसने फाइंडिंग देनी है, जो उसने रिजल्ट्स देने हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट करे कि कॉमन मैन उसको आसानी से समझ सके. नंबर 20 लार्ज सैंपल साइज. यहाँ सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए. यहाँ सैंपल साइज हर तरह के तुबके और हर तरह के आदमी को कवर करता हो कि जिसकी बेस पे आप रिजल्ट्स को जनरलाइज कर सकें. नंबर 21 अनबाइज्ड कंक्लूजन्स फॉर जनरलाइजेशन. उसकी कंक्लूजन्स अनबाइज्ड होनी चाहिए. उसको ये एहतियात हर सूरत करनी है कि वो कहीं बाइस ना हो ताकि रिजल्ट्स की जनरलाइजेबिलिटी में फ़र्क ना आ जाए. फिर स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑल सोसाइटीज़. वो उसको ये भी एक प्रिकॉशन अपनाना है कि जो वो अपनी फाइंडिंग दे रहा है, जो वो अपने रिजल्ट्स दे रहा है, या वो जो कंक्लूड कर रहा है जिस तरह से, वो हर तरह की सोसाइटी पे, अगर पाकिस्तान के हवाले से उसने रिजल्ट दिया है तो पूरे पाकिस्तान में हर तरह की सोसाइटी पे वो रिजल्ट आना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए. किसी एक शहर या किसी एक प्रोविंस की अगर वो बात करेगा तो वो पूरे पाकिस्तान की बात ना करे. उसको स्टैंडर्डाइज में ये बताना है कि ये जनरलाइजेबिलिटी में ये बताना है कि ये कहाँ बेसिकली जनरलाइज किस लेवल पे किया उसने. फिर प्रॉपर साइटेशन दे. जिसको भी उसने अपनी रिसर्च में जिसका मटेरियल उसने देखा है या यूज़ किया है उसको साइट करे. 24 प्रोवाइड डिस्क्लेमर इफ़ रिक्वायर्ड. अगर किसी चीज़ में डिस्क्लेमर रिक्वायर्ड है तो वो डिस्क्लेमर दे, हर सूरत दे, अपनी रिफ्लेक्सिविटी का, अपनी बाइसनेस का, या रिस्पोंडेंट्स की तरफ से अगर उसको कोई डिस्क्लेमर आया तो वो उसको रिसर्च में लाजमी शो करे कि ये डिस्क्लेमर आया. फिर उसको एथिकली पब्लिकेशन करनी है. उसको ये नहीं है कि बस पब्लिकेशन की भरमार में उसको एक दो वेरिएबल्स को लेकर फिर एक वेरिएबल चेंज कर दिया, फिर एक वेरिएबल चेंज कर दिया, इस तरह से नहीं करना. उसको एथिकल पब्लिकेशन की तरफ जाना है. स्कॉलर्स नेक्स्ट लेक्चर, अगर आप इसी के साथ हमारा लेक्चर 19 का पार्ट फर्स्ट देखें तो उसमें हमने आपको क्वालिटेटिव रिसर्च के 20 प्रिकॉशंस बताई थी. आज हमने आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च की 25 प्रिकॉशंस बताई हैं, उसको भी देखें. नेक्स्ट लेक्चर जो 4 से 5 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 23, 24, 25, 26, 27, ये बहुत अहम है. बेसिकली इनमें थीम ये है कि एक बंदा जो नया रिसर्चर बना है, जो MS या PhD में नया आया है और उसका थीसिस शुरू हो गया, तो उसको रिसर्च टॉपिक कैसे चूज़ करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें स्कॉलर्स टीचर्स भी सही तरह गाइड नहीं करते, अपनी मनमानी के बास का टॉपिक्स दे देते हैं या अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं. ना स्टूडेंट को समझ आती है, ना उसको टॉपिक चूज़ कर पाता है. कई दिन या कई महीने इसी बात में लग जाते हैं, जी करूँ क्या, जी क्या पढ़ना है, क्या टॉपिक चूज़ करना है. तो आप ये 23, 24, 25, 26, 27 वाले लेक्चर, पाँचों लेक्चर आप सुने. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह इस पोजीशन में होंगे कि आप हर किसी को ये बता सकेंगे कि अपने कुलीग्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने जो जूनियर्स हैं उनको, कि उन्होंने टॉपिक कैसे चूज़ करना है. तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.